नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 46वें क्लास में यानी 46 क्लास में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सब सुनने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि आज हम टॉप 10 फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। टॉप 10 इमरजेंसी फार्मूले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से। लेकिन इन टॉप 10 फार्मूलों पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर लें। हमारे कई साथियों के कुछ विशेष सवाल रहे हैं, उन सवालों पर हम पहले चर्चा कर लें। पहली तो समस्या ये आ रही है कि विभिन्न कंपनियों के औषधियों की जो रेट है, जो दवाओं के दाम हैं, उन दवाओं के दाम में आप उलझे हुए हैं। हमने आपसे बार बार कहा है कि मैं किसी भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं किसी भी कंपनी का दलाल नहीं हूँ, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझसे जानना चाहा कि मैं अपने पिछले 36 वर्षों से किस कंपनी के दवाओं से कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास अन्य कंपनियों की दवाएं नहीं आई। लोगों ने अपने सैंपल मेरे पास भेजे, प्रयोग करने के लिए भेजे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनके सैंपल ही मेरे काम नहीं आए। मैं अपने रोगियों पर उसको दिया, लेकिन उसका कोई परिणाम हमको दिखा नहीं, बल्कि उससे मेरी प्रैक्टिस 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक प्रभावित हो जाती थी। इसलिए हमारे अमित श्रीवास्तव जी लाइन पर हैं। नमस्कार। और इस कारण मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी, जो मैंने कल आप सबको लिखा था और आज हमारे किसी साथी ने विभिन्न ग्रुपों में उसके कैटलॉग भी प्रसारित किए हैं। अब एक समस्या यही, कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि जिस कंपनी की दवा आप इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी के दाम बड़े हाई हैं। भाई, दवा तो मैं बनाता नहीं, दवा तो वो बनाते हैं। उनके बनाने के प्रोसेस क्या है, उनके बनाने के सोर्सेज क्या हैं, और उसमें उनकी लागत क्या है, और उनके फार्मूले पर जो दवाइयाँ बन रही हैं उसकी कीमत उन्होंने अपने हिसाब से तय की होगी। एक कपड़ा, मिलता जुलता कपड़ा छोटे मार्केट में दूसरे भाव में मिलता है, वही कपड़ा ऊंची दुकान पे आता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन हो जाता है, उसके भाव में परिवर्तन हो जाता है। वही टूथपेस्ट आप 5 रुपए में खरीदते हैं, वही टूथपेस्ट आप 50 रुपए में भी खरीदते हैं। एक ब्रश जिससे आप दांत साफ करते हैं वो 2 रुपए का भी मिलता है, 10 रुपए का भी मिलता है, और यहाँ तक कि 500 रुपए के भी टूथब्रश देखे गए हैं मार्केट में। मैं एक बार दिल्ली के एक कार्यक्रम के समारोह में गया और कनॉट प्लेस पे मैं खड़ा था। वहाँ पे एक ठेले पर केवल टूथ ब्रश बेच रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास सबसे सस्ता कितने का है? तो उसने कहा साहब मेरे पास सबसे सस्ता टूथपेस्ट 220 रुपए का है। हमने कहा महंगा? उसने कहा मेरे पास महंगा टूथपेस्ट यहाँ पे 700 रुपए का है। अब आप बताइए, टूथब्रश 20 रुपए वाला वो भी दांत साफ करता है, और 220 रुपए वाला वो भी दांत साफ करेगा, और 700 रुपए वाला वो भी दांत साफ करेगा, लेकिन क्वालिटी में तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। दाम अगर लगा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चरर्स अपने दवाइयों का या D3 का दाम ज़्यादा बता रहा है, या आपको लग रहा है दाम ज़्यादा है, लेकिन दरअसल आपको अगर उसका वास्तव में तरीका उपयोग करने का पता है तो आपको दाम ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे D3 अगर आपको एक बॉटल 30 ml की 500 रुपये में मिल रही है, सपोज कीजिए कोई कंपनी आपको दे रही है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है। राजेंद्र प्रसाद सैनी जी भी लाइन पर हैं, डॉक्टर हरीश कुशवाहा जी भी लाइन पर है, आप सबका स्वागत है। तो अगर आपको D3 आपको मिला है तो उस D3 से आपको सिर्फ 1 ड्राम यानी 60 बूंद निकाल करके आपको 450 ml के डिस्टिल वाटर बॉटल में सेव कर लेना है, और आपकी D3 वही 450 ml तैयार हो जाएगी। हमारे कुछ साथी ये कर देंगे सब, अगर वो 30 ml ही देंगे तो हम उसको कै दिन यूज करेंगे, कितने पेशेंट में यूज करेंगे? अब वो दवा पेशेंट को नहीं देनी है ना। आपको 1 ड्राम दवा यानी 60, देखिए ड्राम, अभी एक बीच में फोन आ गया था तो थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई थी। ड्राम और ड्रॉप ये
दो शब्द अलग अलग हैं। हमारे कुछ साथी ड्राम को ड्रॉप समझ लेते हैं, फिर मेरे पास सर कितने ड्रॉप डालें। एक ड्राम में 60 ड्रॉप यानी 60 बूंद होती है। तो जब आप D3 से कोई मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे मेरे फार्मूले पर, तो आपको 450 ml में केवल 60 बूंद आपको डाल देना है। जब हम गोली में बनाते थे तो हम उसमें RS भी मिलाते थे कि 1 ड्राम यानी 60 बूंद अगर हमने दवा मिलाया है तो हम 540 बूंद हम RS मिलाते थे। तो दोनों को मिलाकर टुकड़ियों में उसको मिलाते थे, मिक्सचर करते थे और फिर हवा में उसको सुखाते थे, जिससे हमारा एल्कोहल उड़ जाता था और फिर हमारी। लेकिन जब आप डिस्टिल वाटर में बना रहे हैं तो 1 ड्राम यानी 60 बूंद आपको सीधे 50 ml बना लेनी है और 450 ml बनी हुई आपकी D3 की मेडिसिन आप अपने रोगियों के लिए प्रयोग करेंगे। रोगी को उसमें से आप 20 से लेकर के 40 बूंद तक आप दे सकते हैं, 50 और 60 बूंद तक आप उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह आपको मर्ज के अंदर। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आज भी है और बार बार नेटवर्क बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी इस मजबूरी को, परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप मेरी मजबूरी को समझें और इसको समझने का प्रयास करें। मैं जो भी कह रहा हूँ उसको समझें। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बातों को समाप्त करूँगा। आज चूँकि दिन भर मैं बहुत व्यस्त था, अपनी क्लिनिक पर भी गया, वहाँ भी पेशेंट कुछ ज़्यादा थे, इस नाते मानसिक रूप से आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। तो पहली बात तो ये है कि D3 से आपको 1 ड्राम खर्च करना है। तो एक एक ड्राम जब आप निकालेंगे, जब आपकी 30 ml समाप्त हो जाएगी तो आप फिर दवा मंगा लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग आपको D3 की सस्ती क्वालिटी दे रहे हैं, सस्ते में आपको दे रहे हैं, उनके दाम, अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई कंपनी 1200 रुपये में जो है पूरे 38 दवाओं का सेट दे रही है। मैंने भी देखा है फेसबुक पे उनका प्रचार आ रहा है, लेकिन अब 1200 रुपये में और 17,000 रुपये में दोनों में अंतर क्या है, ये तो आपको दवा पेशेंट को देने के बाद पता चलेगा। उनका D3 अगर 30 ml दे रहे हैं तो क्या उसी से यूज करना है या उससे आपको 450 ml बनाना है, ये भी मैं नहीं समझ पाया। ये तो वही समझा सकते हैं जो दवाएं दे रहे हैं, या जहां से आप दवाएं ले रहे हैं वही उसका फार्मूला बताएंगे। मैं फार्मासिस्ट नहीं हूं, ना मैं फार्मेसी आपको सिखा रहा हूं, मैं एक चिकित्सक हूं। मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं और मेरे चिकित्सा के अनुभव में फार्मेसी का फार्मूला सम्मिलित नहीं है। मैंने आपको पीछे जो कुछ भी बताया या दवा बनाने के तरीके बताए, वो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने बता दी जो मैंने सीखा था, लेकिन मैंने कभी दवा नहीं बनाई है। मैंने कभी किसी पौधे को प्रिजर्व नहीं किया है। जो कंपनियां बनाती हैं, जिन्होंने मुझसे मदद मांगा फ़ोन करके कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए, मैंने उनकी मदद की। मेरे पास न इतने संसाधन है कि मैं दवा बना सकता हूँ, ना मेरे पास इतना बड़ा लैब है कि मैं दवा बना करके फिर उसको मैं लार्ज स्केल पर बेचना शुरू करूँ। इसीलिए ना मैंने कोई कॉलेज खोला, ना मैंने किसी संस्थान से अपने आप को संबंध रखा, ना मैंने कोई दवा बनाने की कंपनी खोली और ना मैंने दवा बेचा। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के बाद अभी भी प्रैक्टिस में लगा हूँ और जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी हमारे एक साथी ने कहा, बहुत हालांकि सवाल उनका बड़ा मार्के का था, लेकिन मुझे हंसी भी आई और जवाब भी मुझे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर आपकी एंजाइम थ्योरी तो बड़ी अच्छी है और आप जो भी बता रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने डाइल्यूशन हटा दिया, आपने पॉजिटिव निगेटिव हटा दिया, आपने पोटेंसी हटा दिया, आपने टेम्परामेंट हटा दिया, लेकिन सर सवाल ये है कि पिछले 15 साल 20 साल से लोग जिस पर चल रहे थे वो अचानक बदल के आपकी एंजाइम थ्योरी पे आए कैसे? सवाल तो उनका अच्छा है कि भाई जिस आदमी की कोई बनी बनाई दुकान है और अचानक मैं कह दूं कि इसमें आप इस तरह का परिवर्तन कर दिए तो अपनी दुकान को करे क्या? तो मेरा जवाब बहुत छोटा सा है इस सवाल पर। मैंने अपनी एंजाइम थ्योरी को, अपने फार्मूले को, अपने D3 के प्रैक्टिस करने के फार्मूले को आपसे शेयर किया है। अगर आपको मुझसे बेहतर प्रैक्टिस के परिणाम आपको अपने पिछले किए गए कार्यों से मिल रहे हैं तो आपको अपने आप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। कल्याण तो आप रोगी का करेंगे और नाम आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का करेंगे। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पीछे भटके हुए हैं तो मेरा एक फार्मूला है कि आप पिछली किताबों को अलग कर दीजिए, पिछले फार्मूले को अलग कर दीजिए, पिछले सिद्धांत को अलग कर दीजिए और आप मेरे बताए गए फार्मूले
मेरे बताए गए तरीके अपना करके देखिए कि क्या आपको कुछ लाभ मिलता है। अगर आप एक आध महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको मेरे बताए गए फार्मूले पे कुछ अपेक्षित लाभ मिलता है तो आप इसे अपनाइए, नहीं तो पिछली जानकारी तो आपके पास ऑलरेडी, आप जिस पर चल रहे हैं आप उसी पे चलिए। मैं किसी को बदलने की बात नहीं करता। एक महात्मा जो प्रवचन करता है किसी करके मंच पर और उसके सामने 10,000, 20,000, 50,000 श्रोता बैठे होते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि महात्मा जी की बात को सारे, उनमें से कोई 2-4 मानते हैं तो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उनके आचार विचार व्यवहार आचरण में बदलाव आता है। लेकिन बाकी कुछ लोग इस काम से सुनते उस काम से निकाल देते हैं, कुछ लोग केवल मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही मेरे इस लेक्चर को कुछ लोग तो इसलिए सुनना पसंद करते हैं कि देखें आज ये क्या बोलना चाहते हैं, जो लोग मुझे चेक कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए सुनना चाहते हैं कि कुछ मेरी कमियां ढूंढने वाले लगे कि देखें आज ये क्या बोलते हैं, इनमें क्या कमियां हम निकाल देते हैं। कुछ लोग इसलिए सुनते हैं कि उनको कुछ भी ज्ञान अभी पीछे का प्राप्त नहीं है, वो मुझसे कुछ नयापन या कुछ कुछ बातें तो पा रहे हैं। और कुछ ऐसे साथी हैं जो पीछे सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को भटका हुआ महसूस करते हैं और मेरे इस लेक्चर का इंतजार करते हैं। तो ये है कि जिस तरह आप जिस भाव में हमारे इस लेक्चर को अपनाएंगे और जिस तरह आप अपने जीवन में ढालना चाहें उसको आप उसी तरह ढाल लें। भाई मेरी थियरी है, मैंने इसके पहले एक वीडियो जारी करके सभी लोगों से निवेदन किया है कि एक मंच पे आके इस पर बहस हो जाए कि कैसे थियरी मानी जाए या कैसे दवाएं बनाई जाए या कैसे उसकी सप्लाई की जाए। तो ये दोनों बातें हैं कि दवा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या तरीका है, क्या अंतर है, ये दवा बनाने वाली कंपनी के उस मैनेजर से या उसके मालिक से आप आपसी कांटेक्ट करके बातचीत समस्या हल कर सकते हैं। मैं आपको कहीं कंपेल नहीं कर रहा हूं कि आप दवा कहां से लें, कितनी लें, कैसे लें, क्यों लें। सिर्फ आपने चूंकि बार बार पूछा कि आप अपनी दवा बताते नहीं कि आप कहां से लेते हैं, तो मैंने आपको एक नाम बता दिया, मैंने आपको एक फ़ोन नंबर दे दिया। अब आप उस पर चर्चा करिए, आपकी समझ में आता तो आप लीजिए, आपकी समझ में नहीं आता तो आप मत लीजिए। ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप मेरे बताए हर बातों को मान ही लें। तो ऐसी दशा में इस पर यह चर्चा नहीं होनी चाहिए कि दवाएं कहाँ अच्छी बनती हैं, दवाएं कहाँ सस्ती मिलती हैं, दवाएं कहाँ महंगी मिलती हैं। ये प्रश्न आपका और सीधे मैन्युफैक्चरर्स का है। इसके बीच में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कहीं नहीं आते। ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। बस मैंने अपनी बात बताई कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या लाभ है। आपको अगर मेरे बारे में कोई समस्या समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो भी अच्छी बात है। अब आइए, समय चूंकि सामयिक चर्चा थी इस नाते मैंने आपसे कर लिया। हम आपको टॉप 10 के बारे में बताना चाहते हैं। हमने एक दिन शुरुआती दौर में आपको कुछ अपने अनुभवों से परिचित कराया था। टॉप 10 में अगर आपको कोई दवा समझ में नहीं आती है या आप हमारे तीनों फार्मूले CNS और L2 और L3 भूल जाते हैं या आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इमरजेंसी में हम आपको कुछ बातों को फिर से दोहराना चाहते हैं। आप चाहें तो उसको नोट भी करें। एसिडिटी में यह आमतौर से इमरजेंसी केस माना जाता है कि 10 घरों में से 2 घरों में कम से कम 4 लोगों को, 5 लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एसिडिटी के तात्काल राहत के लिए L1A3C1 की 30-30 बूंद D3 से, जो आपने 450 ml की बोतल में बना रखा उससे 30-30 बूंद, और A1 और इन दोनों की 15-15 बूंद, ये आप एक मिक्सचर बना लीजिए। और दूसरा मिक्सचर L2 यस्टन C7, इन तीनों को आप 30-30 बूंदों में डिवाइड कर दिया, यानी 90 बूंदी हो गई। आप दूसरी सीसी बना लीजिए। उसी 450 ml वाली बात कर रहा हूं, जो D3 आप कंपनी से लेकर के अपने घर में रखें उससे नहीं देना है। जो आपने 450 ml बना रखा है या 100 ml बना रखा है, यानी उस D3 से निकाल के जो आपने बना रखा है उससे आपको देना है। तो ये आप एसिडिटी में इमरजेंसी में देंगे। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 कि एसिडिटी के लिए आप L1A3 A1 बेन3 की बूंदे और L2 यस्टन C7 ये आपको दूसरी देना है। ब्लीडिंग अगर हो रही है, ब्लीडिंग किसी प्रकार की है, चाहे वो चोट लगने पर हो, चाहे कट फट जाए, या मेंसेज में ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही हो, या कोई एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हो गई हो, वहां पर आपको देना है L2 C7 C3 A1
WEG, L2 C7 C3 A1 WEG, सबकी तात्कालिक एक्सीडेंटल केस में तात्कालिक आप सबकी 30-30 बूंद देंगे और 30-30 बूंद जैसे आप देंगे वैसे ही ब्लीडिंग चेक होना शुरू हो जाएगी। फार्मूला नंबर 3, कॉलरा में अगर आपके पास दवाएं ज़्यादा नहीं हैं तो कॉलरा में आप तत्काल L2 L1 C7 WE S10 B, इन दवाओं को आप 30-30 बूंद एक 100 ml बॉटल में मिला लें डिस्टिल वाटर में, और मिलाना फिर वही है, आपको बार बार बता रहा हूं कि आप हमसे फिर प्रश्न मत करिएगा सर इसको कितना बूंद दें। 450 ml के से आपको निकाल के बनाना है, जो 450 ml की बॉटल मैंने आपकी बनवाई है D3 से, उस बॉटल से आप इतने इतने बूंद निकाल के दीजिए। और पेशेंट को कितना देना है, डोज क्या देनी है, ये पेशेंट के रोग पर निर्भर करता है कि आपके सामने पेशेंट है, वो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के सामने पेशेंट नहीं है कि मैं उसको क्या बता दूं। समस्या तब आती है जब आप किसी रोग की हमसे दवा पूछते हैं, रोगी आपके पास है। जैसे अभी हमारे एक सज्जन ने हमसे कहा कि सर उनकी पत्नी के पैर की एड़ी में दर्द हो रहा है और उसमें जलन हो रही है, इसकी दवा बता दीजिए। तो दवा बताना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन एक फिजिशियन का जो संबंध होता है रोगी से, जब तक वो रोगी से बात नहीं करता कि दर्द तुम्हें कैसा महसूस होता है, कब कब होता है, क्या परेशानी आपको लगती है, उसके साथ कुछ और एसेसरी सब्जेक्ट से जुड़े हुए मैटर भी हम रोगी से पूछ करके उसके जाने का प्रयास करते हैं, उन दवाओं तक जाने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा अजीब लगा जब आप लोग सीधे कहते हैं सर इसकी दवा बता दीजिए। या तो आप रोगी से हमारी बात कराइए, अब आगे से मैं आपको दवा तभी बताऊंगा, या तो रोगी फोन कॉल पे कांटेक्ट कराइए, और या तो आप स्वयं पूरी कहानी हमको लिख के भेजिए, रोगी दर्द होता है कि सोते समय दर्द होता है या कैसा होता है, उसकी पूरी फीलिंग्स हमको बताइए। फीलिंग्स को समझने के बाद ही हम अंग तक पहुंच पाते हैं और तभी हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको इस शिकायत में कौन कौन सी दवाओं का चयन करना है। आपके सिर्फ इतना कह देने से यूट्रस फाइब्रोसिस की दवा बता दीजिए, सर पथरी की दवा बता दीजिए, सर बवासीर की दवा बता दीजिए, कैसे हम बता दें आपको दवा। रोगी से आप हमारी बात करें, रोगी अपनी परेशानियों को अपने शब्दों में अपने लफ्जों में व्यक्त करता है और तब फिजिशियन उसका निचोड़ निकालता है। आप स्वयं फिजिशियन और आप हम भी हाँ, आप सीधे दवा हमसे जानना चाहते हैं, हम आपको दवा बता तो देते हैं, फिर समस्या क्या आती है, आप पूछते हैं कितना डोज दें, सर इसको ड्राप 3 में बनाएं कि 100 में बनाएं, इसको ऐसे बनाएं कि वैसे बनाएं। तो समस्याएं तो जहां की हैं वहीं रह जाएंगी ना। आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सीखिए, आप दवा को बनाइए। जो मैं लेक्चर देता हूं या तो आप इसको अधूरे मन से सुन रहे हैं, और या तो आप पूरे मन से इसको सुनने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ला नहीं पा रहे हैं, आप रटी रटाई पीछे वाली परिभाषा को दिमाग में फिट किए हुए हैं, वो दिमाग से निकल नहीं रहा, तो आप मेरे फार्मूले को अपने आप को बनाने में या समझाने में आपको दिक्कत आ रही है। कृपया जो फार्मूले मैं बताता हूं उन फार्मूलों को आप पूरे मनोयोग के साथ सुनिए और बनाने का प्रयास कीजिए। हम कहते हैं एक दो रोगी आपके काम नहीं करेंगे तो आपको कंप्लेंट करेंगे ना कि सर ये दवा काम नहीं कर पाई है, तो आप फिर उसी में संशोधन करेंगे जैसे आप करते आए हैं। अभी तक ये कोई गारंटी तो है नहीं कि आपने अगर 100 रोगी आपके पास आए तो आपने 100 को ठीक कर दिया है, उसमें से 2-4 जरूर आपके खराब हुए होंगे, तो वो भी तो आपके अनुभव में है ना। तो ऐसी दशा में मैं ये चाहूंगा कि जो फार्मूले आप सेट करते हैं मेरे बताने के अनुसार, उसको आप प्रयोग में लाना शुरू करें, और प्रयोग के बाद अगर थोड़ी बहुत दाएं बाएं गलती होती तब आप हमसे चर्चा करें, सर मैंने ये दवा इस रोगी को दिया था और यहाँ तक मैं पहुंचा और इसके बाद मुझे ये दिक्कत आई, तब मैं कुछ संशोधन करूं। और अगर आप सीधे किसी रोग की दवा पूछते हैं तो आप हमसे दवा मत पूछिए, आप कहिए सर रोगी मेरे सामने बैठा है, इनकी ये परेशानी आप सुन लीजिए और मुझको दवा बता दीजिए। रोगी से मेरी बात कराइए, मैं आपको दवा बताना शुरू कर दूंगा। कृपया ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके दवा पूछने से सिर्फ मैं दिन भर दवा ही बताता रहूं, मैं आपको दवा ही लिखता रहूं, मेरा एक ही काम रह गया है। मैं अपना भी तो निजी कुछ काम करूंगा। और अगर मैं दवा बताता हूं तो आपका अगला सवाल तुरंत आता, सर इसको कितने कितने ड्रॉप दें, सर इसको कैसे खाना है, सर इसको कितने पानी में दें, इसको कितनी बार प्रयोग कराएं, तो समस्याएं बढ़ा देते हैं आप। तो आइए फार्मूला नंबर 4, बोन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, बोन में दर्द हो, बोन के आसपास सूजन हो, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों पर दर्द हो, तो बोन से संबंधित इमरजेंसी मेडिसिन बता रहा हूं। बाकी तो हमारा जो फार्मूला CH2 और L3 चल रहा है वो तो चलेगा कंपलसरी पेशेंट पर। बोन में जैसे इमरजेंसी कोई पेशेंट आ गया और आपके पास कोई दवाएं नहीं है या आपको कुछ याद नहीं है, तो ये दवाएं तो याद आ जाएं। बोन में आपको देना है C5, S5, C4,
C3, L1, A3, इन 6 दवाइयों को आप 150 बूंद, यानी 6 दवा है, 150 बूंद में आपको देना है, तो 150 में आप 6 का भाग दे दीजिए। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला आपको बनाना है A2, C7, A1, BE और WE। ये आपके A2, C7, A1, BE और WE है। ये आपकी फिर 5 दवाइयाँ हैं, इसमें आप 100 बूंद में डिवाइड कर लीजिए, यानी 20-20 बूंद, और 2 अलग अलग शीशियाँ बना करके आप पेशेंट को दीजिए। सुबह दोपहर शाम उसको पहले 4 बार दीजिए, अगर रोग गंभीर है तो 4 बार या 5 बार दीजिए, फिर सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। किसी भी रोग में ये भी एक फार्मूला सेट कर लीजिए कि रोगी के आने पर रोग की प्रबलता को देखते हुए आप दवा की मात्रा को 5 बार, 6 बार, 7 बार तक 24 घंटे में दीजिए। और 24 घंटे में वो समय नहीं जोड़ा जाता है जबकि रोगी सो जाता है। अगर रोगी के सोने का समय 8 घंटे है तो 24 घंटे में वो 8 घंटे हटा दीजिए आप। शेष जो बचता है उसमें आप रोगी के डोज को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जब रोगी सोता है तो उस समय दवा कोई काम नहीं करती, ना आप दवा का डोज आप दे पाएंगे। तो ऐसी दशा में आप जगते हुए समय पर अपनी डोज 4 बार, 6 बार, 8 बार तक दे सकते हैं। और जब रोग आपकी कंट्रोल में आ जाए तो आप उसका डोज घटाते जाइए, और फिर जब आपको रोग पे कंट्रोल कर ले जाएं और फिर भी आपको ये लगे कि अभी रोगी को दवा कुछ दिन खिलाया जाए, तो फिर आप उसको सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम देना शुरू कर दें। लेकिन रोग समाप्त होने के कम से कम 20 दिन 25 दिन तक आपको दवाइयाँ देनी ही देनी है साधारण रोगों में, और गंभीर रोगों में आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक चलवा सकते हैं रोग समाप्त होने के बाद भी। अगला है जाइंडिस, जिसे आप पीलिया कहते हैं। इसके भी रोगी आपके पास इमरजेंसी में आते होंगे, तो इसमें ये फार्मूला भी आप नोट कर लें। S9, C8, L3, C7, A1, A1 की 5 ड्रॉप, और S9, C8, L3, C7 की आप 10-10 ड्रॉप। फिर WE, BE और GE तीनों आपको देना है। WE, BE और GE तीनों पर आप ड्रॉप ले लें, और ये पूरी की पूरी दवा एक ही बनेगी, एक ही शीशी में, यानी आपको S9, C8, L3, C7, A1, WE, BE और GE ये सब आप एक साथ दीजिए, और एक ही 100 ml में मिला दीजिए डिस्टिल वाटर में, और रोगी से कहिए कि उसमें से 50-50 बूंद तो आधे गिलास पानी में, फ्रेश वाटर में दिन में 5 बार कम से कम ले, 1 सप्ताह तक। और जब आपको उसके लक्षण रिकवर होने दिखाई पड़ जाएं तो फिर आप दवा का डोज घटाना बढ़ाना अपने हिसाब से कर लीजिए। खान पान में जाइंडिस के रोगी को जो सामान्य भोज होते हैं वो खाने की उसको सलाह दीजिए। एलर्जी के टाइप्स तो बहुत हैं। इस समय C2 टेस्ट और MEN2 टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट हैं एलर्जी के लिए, और लगभग 12,000 प्रकार के एलर्जी चिकित्सा विज्ञान में खोजे गए हैं। यानी एलर्जी की कोई सीमा नहीं है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो जाए। आपको धूल से एलर्जी हो सकती है, धुएं से एलर्जी हो सकती है, आपको कपड़ों से एलर्जी हो सकती है, भूसे की एलर्जी हो सकती है, धूप की, हवा की, ठंड की, गर्म की, तमाम तरह की एलर्जी है। एलर्जी की परिभाषा असीमित है, लेकिन एलर्जी में कॉमन दवा हमने जज किया है वो है L2, C1, S10, VER2 और YE। फिर से सुन लीजिए, L2, C1, S10, VER2, YE, इन सब की 15-15 ड्रॉप, 15 ड्रॉप आप निकालिए 100 ml के लिए, और 15 ड्रॉप 100 ml रोगी को दीजिए, और उससे कहिए कि इसमें से 25 बूंद 1 कप पानी में दिन में 4 बार ले। 1 सप्ताह तक कंटिन्यू रखिए। जब उसकी एलर्जी सबसाइड हो जाए तो फिर आप वो दवा डोज घटा करके 20 दिन चला दीजिए। नज़ला या जुखाम कॉमन सीजन टेम्परेचर में बदलता रहता है, तो नज़ला और जुखाम में आपको C1, S1, A3, L2, S10, VER1, इसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नज़ला में या जुखाम में देने की जरूरत नहीं है। C1, A3, L2, S10, VER1।
ये हमने टॉप इमरजेंसी केस आपको बताए हैं। कल हम किसी एक रोग पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके बीच आएंगे और कुछ शॉर्ट इमरजेंसी फार्मूले आपको फिर बताएंगे। ये हमने दवाएं हैं, इन दवाओं में यदि आपके पास संभव हो तो ये सारे फार्मूले में आप सीएनएस की दवा कंपलसरी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन सारे इमरजेंसी दवाओं रोगों में रोगी जरूर अपना दिमाग अपने रोग में लगाएगा, तो उसको दिमाग रोग से दूर रखने के लिए आपको सीएनएस कंपलसरी देना ही पड़ेगा। इस नाते सीएनएस कहने की जरूरत नहीं है। अगर सीएनएस बना है तो दे दीजिए, और नहीं बना है तो आप ये दवाएं जब देंगे तब भी उसको लाभ होगा। अगर आपके पास सीएनएस की दवा है तो दीजिए, नहीं है तो ये दवाएं आपकी काम करेंगी। तो मैं समझता हूं कि आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी रोमांचक रहा होगा और काफ़ी आपको समझने का मौका भी देगा। आपसे फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।